जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 23 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपीएससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, और अगर आप बताएंगे कि आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और बाकी ऑफर वगैरह जानने के लिए इन दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। यहां पर बिल्कुल बेसिक यानी कि जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। तो फटाफट बिना समय वेस्ट किए कांटेक्ट करो और ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद मुझे जरूर बताना कि आपने ज्वाइन कर लिया है कोर्स को। और अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको ध्यान से सुनना है, और टॉपिक्स के बीच में जो चीज मैं आपकी नोट डाउन करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, वो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, क्योंकि वही चीज होंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये है गाइज आज के टॉपिक्स, जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए आइए फटाफट हम लोग जो है वो सेशन की जो है वो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला टॉपिक, ऑब्वियस ही बात है कि ये नाम से आपको समझ में आ रहा है, ज्योतिबा फूले का टॉपिक है। और इन पर्सनालिटी से रिलेटेड टॉपिक्स अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे समाज सुधारक के बारे में, सोशल रिफॉर्मर के बारे में, जिन्होंने इंडिया के समाज, इंडिया की सोसाइटी को अंदर से बदलने की कोशिश करी। हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बारे में। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि फूले जी की 200th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेशन पर एक साल भर चलने वाला प्रोग्राम लॉन्च होगा। यह स्टेप उनके सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधार, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण और कास्ट इक्वलिटी में कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करेगा। जातीय समानता में उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित करेगा। तो 200 बर्थ एनिवर्सरी पे एक साल तक जो है वो चलेगा पूरा का पूरा। देखिए, ईयर लॉन्ग एक काफी सारे इवेंट्स होंगे ज्योतिबा फूले जी से एसोसिएटेड। तो ये ज्योतिबा फूले का टॉपिक अपने पास लिख लो कहीं पर, क्योंकि ये टॉपिक जो होगा आपका ये इसमें आता है, जनरल स्टडीज के अंदर आता है। और अपने पास ज्योतिबा फूले से रिलेटेड ऐसे की तैयारी कर लो। 500 वर्ड्स एटलीस्ट आपके प्रिपेयर होने चाहिए ज्योतिबा फूले से रिलेटेड, और इनके फैक्ट्स भी कि इन्होंने क्या किया है ना, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, है ना। तो ये पूरे कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, कल्चरल कंट्रीब्यूशन, हर एक चीज। यानी कि चार, देखो हमेशा याद रखना, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हो तो चार चीजों पर आपको हमेशा जो है वो फोकस करना है। चार चीजें कौन सी जो है वो चार चीजें? एक जो है वो इकोनॉमिक, राइट, कि किसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली क्या रहा है, राइट। दूसरा एक हम लोग को कल्चरल, राइट, कि संस्कृति में क्या कंट्रीब्यूशन है। तीसरा सोसाइटी, समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है। और पॉलिटिकल, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करना है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को आपको पास करना है, राइट। तो ये, और उसके लिए आपको कोई भी टॉपिक ले लो, आप कोई भी टॉपिक ले लो, उसमें कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का टच आना चाहिए, तभी आप CSE एग्जाम पास कर पाओगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर पाओगे। ये चीज हमेशा हर एक टॉपिक पे जो है वो ध्यान रखना, और फिर देखना, फिर मुझे जो है बाद में थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर अब तो इंप्रूवमेंट हो रहा है। हर एक टॉपिक पर आपको जो है वो इन चीजों पर फोकस करना, और जहां आपने इन चीजों पर फोकस कर लिया, गेम आपका भैया। तो ये अनाउंसमेंट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई थी, जहां बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट को प्रायोरिटी देने की बात कही गई थी। मतलब सरकार फूले जी के प्रिंसिपल्स को मॉडर्न सोशल पॉलिसीज में शामिल करने पर टारगेट कर रहे हैं। तो आइए एक चीजों के बारे में जो है हम लोग समझते हैं। तो ये चीज, ये फैक्ट्स आप मत लिखिए यहां पर करंट अफेयर्स के अंदर। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वो माली कास्ट से बिलोंग करते थे, जो ट्रेडिशनली फार्मिंग करती थी। ये कास्ट के ग्रुप्स फार्मर्स थे, और शूद्र कैटेगरी में जो है वो आते थे। एजुकेशन की बात करें, यानी कि उस समय पर इतने कास्ट बैरियर होने के बावजूद उन्होंने एजुकेशन अपनी हासिल की,
और रिफॉर्मिस्ट सोच डेवलप करी कि भाई मुझे सुधार करना है समाज में। क्योंकि जो व्यक्ति जो है वो जब प्रॉब्लम फेस करता है ना अपनी लाइफ में, तभी उसको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है और तभी फिर वो सुधार करने पर उस पर टारगेट करता है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो होगी वो गरीबी होगी, तो आपको गरीबी से जो है वो निकलना है, तो इस एग्जाम की आप जी तोड़ तैयारी कर रहे हो, है ना। तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करने की, और आपके लिए वजह आपको डिसाइड करना जरूरी है। या फिर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है, या फिर कई बार आपको धक्के खाने पड़ते हैं, गुस्सा आ रही है आपको कि साला यार पैसा होने के बावजूद भी जो है वो लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है यार, और वहां पर देखो अधिकारी लोग जो है फटाफट अंदर जा रहे हैं। या फिर वो चाह होनी चाहिए कि मेरी भी लोग जो है वो बात सुने, मैं चाहता हूं अपनी बात सामने रखना, मुझे भी प्रेस्टीज चाहिए, पावर चाहिए। करो तैयारी, एक वाय आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों आपको तैयारी करनी है, और वो चीज जब आ जाएगी कि क्यों तैयारी करना चाह रहे हो तो ऑटोमेटिकली इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। जैसे मैंने आपको एक वो भी दिया था, एक रील के माध्यम से आपको बताया था इस चीज के बारे में कि 6 स्टेप प्रिंसिपल्स फॉलो करो। सोचो 19वीं सेंचुरी के दौरान जब महिलाओं की एजुकेशन एक टैबू थी, क्या अच्छा ये महिला पढ़ रही हैं, लोग ऐसे देखते थे जैसे कोई महिला पढ़ रही है तो बिल्कुल की गलत है, ये ऐसा वैसा है। उस समय पर फूले कपल ने गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। 1848 में पुणे में इंडिया का पहला गर्ल स्कूल सामने आता है। यूनिवर्सल एजुकेशन को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का टूल माना गया कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। कास्ट इक्वलिटी पर फोकस किया। 1873 में सत्य शोधक समाज बनाया गया जिसका मकसद था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज करना कि क्यों ब्राह्मण ही सबसे ऊपर, हम लोग क्यों नहीं ऊपर जा सकते। वो जो कैटेगरी थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण सिस्टम जो था उसको चैलेंज किया, ये सेटअप को चैलेंज किया कि भाई ये सेटअप बाय बर्थ गलत है। सभी कास्ट के लिए ओपन कर दिए अपने इन्होंने स्कूल्स वगैरह, अपने डोर्स। चाइल्ड मैरिजेस को अपोज किया, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। ये सोशल इविल्स था, उनको खत्म करने पर टारगेट किया गया। जो विधवाएं महिला जो होती हैं, जो ऑर्फन्स होते हैं, समझ लो, तो उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए गए कि उनको रहने की व्यवस्था हो, अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी लिखी। क्या ये अक्सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, गुलामगिरी से रिलेटेड, स्लेवरी। 1873 में जो है वो इनके द्वारा लिखी गई, जिसमें कास्ट बेस्ड ऑपरेशन इन इंडिया और स्लेवरी इन अमेरिका के पैरेलल्स दिखाए गए कि अमेरिका में जो स्लेवरी चल रही है और इंडिया के अंदर जो उत्पीड़न हो रही है कास्ट की वजह से लोगों के बीच पे, उसका बेसिकली एक डिफरेंशिएशन, मतलब एक सिमिलैरिटी दिखाई एक प्रकार की, आप ये कह सकते हो पैरेलल, कि अमेरिका में अगर वो चल रहा है तो इंडिया में भी देखो ये स्थिति है, जिसने दुनिया भर के विद्वानों का ज्ञान जो है वो इस मुद्दे पर खींचा। राइटिंग्स को उन्होंने सोशल अवेयरनेस और जस्टिस के वेपन के रूप में यूज किया कि भाई लिखकर लोगों को बताएं। B.R. अंबेडकर साहब और दूसरे एंटी कास्ट लीडर्स को इंस्पायर किया। फाउंडेशन रखी एजुकेशन रिफॉर्म्स की, जेंडर इक्वलिटी की, कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो पिछड़े लोग हैं उनका भी सशक्तिकरण होना चाहिए। इस चीज की नींव रखी इन्होंने। उनके प्रयास से, ये देखिए आप, उनके प्रयास से एंटी कास्ट मूवमेंट्स और सोशल जस्टिस का ग्राउंडवर्क बना। लोग जो है वो कास्टिज्म के खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू हुए। लोगों ने सामाजिक न्याय पर फोकस किया। बच्चियों की एजुकेशन को एम्पावरमेंट का टूल बनाया कि भाई महिलाओं को, बच्चियों को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, इससे उनका उद्धार होगा, एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा। 1888 में उन्हें महात्मा टाइटल जो है वो दिया गया, 1888 पोस्टमसली। मरणोपरांत जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आफ्टर डेथ, 1888 में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज भी उनकी जयंती और प्रोग्राम सोशल इक्वलिटी
और महिलाओं के अधिकार के अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट की जाती हैं। तो देखो ऐसे बिल्कुल 500 वर्ड्स प्रिपेयर करके रखो, इनसे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। सामाजिक न्याय से रिलेटेड अगर कोई ऐसे में क्वेश्चन आ जाए तो इनका जिक्र करो आप। तो ये चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। 200 बर्थ एनिवर्सरी जो है इनकी, इसमें काफी सारे इवेंट जो है वो बताए जाएंगे। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, सोसाइटी में, कल्चर्स में। नेक्स्ट, क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी पता ही है, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार जो है वो सोच विचार कर रही है क्रीमी लेयर कंडीशन को यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाए अक्रॉस सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू, यूनिवर्सिटी एंड एडेड इंस्टीट्यूशन। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के कुछ पुराने सर्कुलर्स के कारण अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो गई हैं। क्रीमी लेयर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट कर रही हैं। इनके डीओपीटी के अलग अलग ऑर्डर्स के कारण दिक्कत यह हुई है। जो सर्कुलर्स ऑर्डर्स जो जारी किए हैं डीओपीटी ने, उससे काफी कंफ्यूजन जो है वो बढ़ गई है। पहला पॉइंट, 2016 से 2014 के बैचेस में 100 से ज्यादा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ओबीसी का बेनिफिट से डिनाई कर दिया। देखो आप, 100 सक्सेसफुल कैंडिडेट जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बैचेस में थे, उनको ओबीसी बेनिफिट जो है वो नहीं मिला। सोचिए, यानी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि भाई हमारे पास सब चीज थी, हमें मिलना चाहिए था बेनिफिट, रिजर्वेशन, बट हमें नहीं मिला। बट देखो, बट देन टू उन्होंने कंप्लेन नहीं की, फाइट किया, उस मुकाम पर पहुंचे और देखिए आज सुधार कर रहे हैं। कंप्लेन करना अपनी लाइफ से छोड़ दो गाइस। जिस दिन तुम लोग कंप्लेन करना छोड़ोगे ना अपनी लाइफ से, उस दिन आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि कंप्लेन जब इंसान करता है ना, तो उसका दिमाग खराब रहता है कि इसने ऐसा किया, ये ऐसा, वो वैसा। छोड़ दो, किया ना किसी ने कुछ गलत, ऊपर वाला देखेगा। तुम बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो यार, फालतू चीजों पे नहीं। देखो इन लोगों ने क्या किया, डिनाई हो गया ओबीसी, रोते थोड़ा ना बैठे रहे। जो सक्सेसफुल आदमी होता है, जिसको बनना है मतलब बनना है, इनको नहीं मिला रिजर्वेशन तो रोए नहीं बैठ कर। ये जनरल कैटेगरी से एग्जाम जो है वो निकाला, क्वालिफाई किया, और अब दूसरों की जिंदगी आसान करेंगे, इसलिए तो रिफॉर्म लेकर आएंगे। देखो लिखा है 2016 से 2024 के बैचेस में जो ट्रेनिंग जो होती है, वहां पर ये मतलब उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई 100 से ज्यादा एस्पिरेंट्स को ओबीसी बेनिफिट से डिनाई कर दिया गया था, सिर्फ इसकी वजह से कि अलग एग्जाम्स ने क्रीमी लेयर अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। मतलब एक एग्जाम में आपको ओबीसी माना गया, दूसरे एग्जाम में वही कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया। तो यह मुद्दा था पूरा का पूरा, जो आपको इतना ध्यान में रखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट हाँ मुद्दा बड़ा है। बट आपसे क्वेश्चन जो पूछेंगे वो ये इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, लिख लो, द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। 1992 इंदिरा साहनी जजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशंस को सही बरकरार रखा, सही कहा, लेकिन कहा कि एफ्लुएंट सेक्शन यानी क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना होगा, कि एक्सक्लूड करो क्रीमी लेयर को, यानी कि ऑलरेडी जो लोग सशक्त हैं उनको हटाओ और जिनको एक्चुअल में बेनिफिट चाहिए उनको रखो, उनको शामिल करो। 1993 का डीओपीटी सर्कुलर क्या कहता है, सीनियर ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स और जमींदार, वेल्दी लैंड ओनर्स, इनके बच्चे को रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिख लेना कि एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने। अब आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया समझना जो है वो जरूरी है। ग्रुप ए डायरेक्ट रिक्रूट्स के बच्चे क्रीमी लेयर में आएंगे, यानी कि जो भी बच्चे हैं और उनके माता पिता ग्रुप ए पोस्ट में हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा, मतलब उनके बच्चों को रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ग्रुप बी डायरेक्ट रिक्रूट्स भी इंक्लूड है इसमें, ग्रुप बी को भी कर दिया। ग्रुप ए और ग्रुप बी के बच्चे को नहीं किया जाएगा। अब इनकम सीलिंग इनिशियली 1 लाख रुपए पर एनम थी, रिवाइज होते होते 2017 में 8 लाख पर एनम हो गई। मतलब जिसकी सैलरी जो है वो 8 लाख पर एनम, देखो स्टार्टिंग में 1 लाख पर एनम से इन्होंने शुरू किया, फिर ये कहा कि भाई जिसकी सैलरी 8 लाख या उससे ज्यादा है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 2017 के बाद से हुआ।
सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एक्सक्लूड होती है। समझ रहे हो आप? आइए, तो क्रीमी लेयर का मतलब ओबीसीज में जो लोग ऑलरेडी आप कह सकते हो कि ठीक ठाक हो गए हैं, जो पिछड़े नहीं नजर आते, तो उनको जो है वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। क्लियर? अब ये पूरा मुद्दा जो सामने आया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के बच्चे जो है वो एलिजिबल थे इस मुद्दे में, लेकिन एडेड कॉलेजेस के प्रोफेसर्स के बच्चे को एक्सक्लूड कर दिया गया बेस्ड ऑन इनकम। राइट? गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में इनकम जो है वो थोड़ी अच्छी प्राइवेट टाइप का ही हो जाता है, वो जिसमें सपोर्ट गवर्नमेंट का मिलता है, तो इनकम वहां पे अच्छी हो जाती है। तो बेस्ड ऑन इनकम 8 लाख पर एनम के ऊपर की इनकम हो गई, तो उनके बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया, ओबीसी वालों के, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन के। बट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनके प्रोफेसर के बच्चे आज भी एलिजिबल हैं, तो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था। ये प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही थी, अलग अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा था सिमिलर पोजीशन के लिए सेंट्रल और स्टेट पीएसयूज में। स्टेट पीएसयू एम्प्लॉइज के बच्चे ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फेस करते थे कंपेयर टू सेंट्रल पीएसयू के बच्चे। मतलब कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि अलग अलग जो सर्कुलर्स जारी हुए हैं डीओपीटी के द्वारा, उन सर्कुलर के हिसाब से अलग अलग अंडरस्टैंडिंग ओबीसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो है वो क्रिएट हो गई है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने अलग अलग उनके ऑर्डर्स को जो है वो फॉलो किया। जिससे सोचो कितना कंफ्यूजन हो रहा है कि एक सर्टिफिकेट से कहीं पर फायदा मिल रहा है, तो सेम सर्टिफिकेट से कहीं दूसरी जगह फायदा नहीं मिल रहा। तो दिस इज द बिगेस्ट इशू ना, नेशन वाइड नहीं है ये चीज। इसी को नेशन वाइड करने के लिए अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अब काम चलने की बात करिए। सरकार ये विचार कर रही है कि भाई अब इक्विवेलेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करो, कि भाई एक सिंगल चीज जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। बस और कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे ऊपर की रैंक के प्रोफेसर्स लेवल 10 या फिर ग्रुप ए को जो है वो क्रीमी लेयर ट्रीट किया जाए, ये इक्विवेलेंट उसमें आ जाएगा, है ना? तो ये चीज कही गई कि इक्विवेलेंस के अंदर। अब ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है ना, ये क्योंकि प्रपोजल है, प्रपोजल वाली चीज कभी भी एग्जाम में आती नहीं है, तो इसको लिखना मत, सिर्फ सुन लो। एम्प्लॉइज को सेंट्रल या स्टेट पे स्केल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट क्रीमी लेयर होगी, लेकिन 8 लाख रुपए से कम की अर्न करने वाले एग्जेम्प्टेड है इसमें, यानी कि जिनकी सैलरी 8 लाख से कम की है तो एग्जेम्प्टेड है। एम्प्लॉइज की कैटेगराइजेशन को सेंट्रल या स्टेट पैरिटी के बेसिस पर अलाइन किया जाएगा। सिर्फ इनकम या वेल्थ सीलिंग अप्लाई होगी, क्योंकि इनकम और वेल्थ सीलिंग ही अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, सभी इंप्लॉइज के बच्चों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जिनको अनफेयरली एक्सक्लूड किया गया उन्हें वापस बेनिफिट मिले। इंश्योर करो ओबीसी कोटा एक्चुअली डिसएडवांटेज कम्युनिटी तक पहुंचे, यानी कि जिसको वाकई में जरूरत है, जेन्युइनली जिनको जरूरत है उन तक पहुंचे, है ना? ओबीसी कम्युनिटीज का ट्रस्ट रिजर्वेशन सिस्टम में बरकरार रहेगा इस चीज से। बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ नहीं। जो ग्रुप्स बेनिफिट लूज कर गए वो अपोज करेंगे अभी, तो इसलिए पहले बोल दिया कि भाई उनको जो है वो फायदा प्रोवाइड कराओ। और वैसे भी जैसे कि जिन लोग को हटा दिया जाएगा ना, तो उन लोग और अपोज जो है वो करेंगे। तो इस चीज को स्मार्टली जो है वो पॉलिटिकली मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आप लोग को सभी को पता है यार, वोट बैंक, इसके कारण ये ऐसी चीजें जो है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाती। बट लेट्स सी, सरकार सोच विचार कर रही है। अब देखो, सोच विचार में ज्यादा साल बस मत लगा देंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। इंडिया का हंगर ट्रांजिशन सुनने वाला टॉपिक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, एफएओ को, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट रिलीज करी है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। कभी कभी ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 की रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? एफएओ के द्वारा। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि पूरे दुनिया भर में अंडर नरिशमेंट, जो कुपोषण का जो हाल है पूरे दुनिया भर में 2023 के 688 मिलियन से घटकर 2024 में 673 मिलियन हो गया है, यानी कि 8.2% हो गया है। ये लिख लेना। मतलब कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट बता रही कि अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है
कि हंगर क्राइसिस जो है वो पूरे दुनिया भर में कम हुए हैं, और इस ग्लोबल इंप्रूवमेंट में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। आइए इंडिया का रोल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया में अंडर नरिशमेंट, कुपोषण से पीड़ित जो लोग 2020 से 2022 में जो थे वो 14.3% थे, वो घटकर 2020 से 22 की जगह 22 से 24 में 12% हो गए, यानी कि 14.3% से घटकर 12% जो है वो हो गए। हम लोग को देखने को मिल रहा है 2 सालों में, मतलब लगभग 3 करोड़ लोग जो है वो हंगर से बाहर आए हैं। ये चीज लिख लेना, 2 सालों में। ये सक्सेस कैसे पॉसिबल हुई? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजिटलाइज किया गया, एक्सपेंड किया गया है, न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन लिए गए, क्योंकि पिछले 2 साल में हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई। कौन सी पॉलिसीज? कोई 3 पॉलिसीज बता सकते हो भाई आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर। जैसे एग्जांपल एक देता हूं, फूड फोर्टिफिकेशन, इस पर हमने काम किया कि नहीं किया? और बताओ आप, और किस चीज पे काम किया? ट्रेनें चलवाई भैया हमने कि सामान जो है वो खराब ना हो, मार्केट तक जो है वो सामान पहुंचे। इंपोर्ट के ऊपर जो महंगे जो इंपोर्टेड जो बढ़ रहा था, उसको हमने सस्ता करने पर जो है वो टारगेट किया कि भाई हमारे लोगों के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े। मतलब ये सब्सिडीज की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं ना, इसकी स्पेशली, ये ऐसी चीजें लिखनी है आपको। तो ये चीज है, लेकिन चैलेंजेस भी अभी भी हैं। हिडन हंगर, ओबिसिटी। हिडन हंगर तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। ओबिसिटी, मोटापे से लोग पीड़ित हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, मैं भी ओबीज हूं, बट अब मैं कम कर रहा हूं भाई, जेन्युइनली मैं कम कर रहा हूं। पहले तो बहुत सालों से बस बोल रहा हूं मैं, 3-4 साल से, 5 साल से, कि अरे वेट कम करना, वेट कम करना है, बट अब मैंने काम किया है। चलो बोलते नहीं है इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि जहां मैं बोल देता हूं मेरा प्लान साला फेल हो जाता है। मैं कुछ खा पी लेता हूं, अब नहीं बोलूंगा, अब बिल्कुल बिफोर आफ्टर वाला दिखाऊंगा मैं, फंडामेंटल अपना। सॉरी गलती हो गई। आज ही सोचा था मैंने, आज वो है ना शनि महाराज जी की पूजा करने गया था मैं आज वो आप लोग भी पूजा कर लेना, अगर ये वीडियो आज ही के दिन, सैटरडे वाले दिन सुन रहे हो तो। आज जो है भैया शनि अमावस्या है बहुत बड़ी, तो आज शनि महाराज जी का आशीर्वाद ले लेना, क्योंकि जो अथीस्ट होते हैं ना, कहा जाता है कि जो भगवानों में नहीं भी मानते, तो वो एक भगवान से बहुत डरते हैं, वो है शनि महाराज। क्योंकि किसी सबको पता है भाई, जब लाइफ में 7.5 आती है तो क्या प्लैनेट्स क्या दिखाता है वो सभी लोग जानते हैं भाई, ये बात सत्य है भाई। पहले के समय के राजा महाराजा लोग इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, तो हमें ध्यान देना चाहिए कुछ चीजों के ऊपर भाई, क्योंकि दशा जो आती है ना, आप सही भी करते रहोगे फिर भी आप गलत होएगा, फिर आप बोलोगे अरे यार हमने तो सही किया था, गलत क्यों हो गया? गलत ग्रहों के कारण भी होता है, बट यस उसको बैलेंस करना जरूरी है। ये सब पूजा वगैरह से, आस्था वगैरह से बैलेंस होती हैं चीजें। तो ये देखो भाई, अंडर नरिशमेंट, कुपोषित लोग हैं, हड्डियां निकल रही हैं, खाना ही नहीं मिल पा रहा ढंग का, मिल भी रहा है तो हिडन हंगर है, बीमारियां हो रही है, मोटापा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा फूड के माध्यम से, माल न्यूट्रिशन, कुपोषित है, डाइट प्रॉपर नहीं है। इंडिया के अंदर हंगर का क्या कारण है? सॉरी, नीति आयोग 2023 की रिपोर्ट में बताता है 11.28% पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, गरीब है। नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है, तो गरीबी एक कारण है, ऑब्वियसली। लो इनकम न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड जो है वो करना उनके लिए मुश्किल होता है, सिर्फ पेट भरना मेन फोकस रहता है, क्या खा रहे हैं उस पर फोकस नहीं होता, बस इतना है कि कुछ भी मिल जाए, पेट भर जाए, बस रात में नींद आ जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए। एग्रीकल्चरल चैलेंजेस भी हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून खराब हो गया है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रही है, इरिगेशन की समस्या है, कहीं पर बारिश आ रही है, कहीं पर बारिश जो है वो नहीं आ रही है। 13% फूड पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट हो जाता है। सोचिए आप, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है भाई, 13% खाना वेस्ट हो रहा है। आईसीएआर 92,000 करोड़ का एनुअल लॉस आईसीएआर ने बताया। फूड के प्राइसेस बड़े हाई हैं, पल्सेस, फ्रूट्स, प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं ना, कॉस्टली होते हैं। 60% इंडियन हेल्दी डाइट ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज और कोल्ड चेन लिमिटेड है। यूक्रेन वॉर, फ्लड, ड्रॉट्स,
फूड इनसिक्योरिटी का कारण बन रहा है। NFHS 5 2019 से 2021 के बीच में 35.5% बच्चे अंडर 5 स्टंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 19.3% वास्टेड है। क्या होता है ये स्टंट और वास्टेड? इसकी डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करता हूं, इसकी चित्र के साथ गूगल पे इसकी मतलब बस गूगल पे डालना और इमेजेस वाले कॉलम में स्टंट वास्टेड लिख देना, तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो है मिल जाएगा कि एक छोटी हाइट का दिखेगा तो वो स्टंट होगा, हाइट भी छोटी और तो वेट भी ज्यादा निकल के आ रहा है तो वास्टेड होगा, अंडर रिच तो बिल्कुल ही कुपोषित नजर आएगा। तो हमारे ये बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है स्टंट की। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब स्टंट बच्चे जो है ना बेटर मेंटल ग्रोथ हो पा रही है ना फिजिकल ग्रोथ हो पा रही है, प्रोडक्टिविटी लो है, लर्निंग पुअर है, तो गरीबी की साइकिल कंटिन्यू रहती है। कुपोषण के कारण इंडिया में 2 से 3% जीडीपी का लॉस होता है, इकोनॉमिक बर्डन हर साल। टीबी, डायरिया, एनीमिया ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण लोगों को कम दिखाई दे रहा है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, ये सब प्रॉब्लम्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 होता है जीरो हंगर का, ये फेल हो रहा है। इनडायरेक्टली हेल्थ, एजुकेशन, डिसेंट वर्क अफेक्ट हो रहा है। तो इंडिया ने क्या प्रयास किया? तो भाई हमने ये प्रयास किया कि हमने पहली चीज तो ये करी कि भाई पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। आधार से हमने ऑथेंटिकेशन करवाया, जितनी भी रिकॉर्ड्स उनको डिजिटलाइज कराए, वन नेशन वन राशन कार्ड रिलीज किया जिससे कि माइग्रेटेड वर्कर्स को फायदा मिले, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और फिर ये कौन सा प्रधानमंत्री GKAY। प्रधानमंत्री GKAY क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम कृषि आरोग्य योजना, यही है क्या मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार प्लीज इसको जो है वो मुझे कंफर्म कर देना। 80 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट PM पोषण के माध्यम से मिड डे मील स्कीम है ना, वही PM पोषण है। स्कूल्स में मील्स प्रोवाइड करा, तो हम लोग न्यूट्रिशियस मील्स पर फोकस कर रहे हैं मेनली, सिर्फ मील्स पर नहीं। ICDS पोषण अभियान ये हेल्प कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ना। ये सब जो फुल फॉर्म वगैरह है ये सब बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना, ये शॉर्ट फॉर्म में कई बार लिखे रहते हैं बट आपको फुल फॉर्म प्रॉपर पता होनी चाहिए। अनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है महिलाओं में और बच्चियों में, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एग्री स्टैक पर हमने काम किया, पूरा डेटा पूरा रिकॉर्ड जो है वो रेडी रखो एग्रीकल्चर का, इसको मजबूत बनाना है। ऊपर क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ ठीक है, किसी कोई शिकायत है तो डिजिटली वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करे। फिर हम टारगेट कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही है, तो ऐसे क्रॉप्स पर फोकस करो जैसे मिलेट्स जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, है कि नहीं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन लेड फूड एंटरप्राइजेस ये शुरू करवाए। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स को एक्सपेंड करने पर टारगेट किया जिससे वेस्ट कम से कम हो। इंडिया का मॉडल फूड एंड एग्रीकल्चर ने ग्लोबल साउथ के लिए एग्जाम्पल भी बोला, डिजिटल गवर्नेंस और फूड सिक्योरिटी डिलीवरी के मामले में। तो भाई हम बेसिकली जब ही तो हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो हेल्प करे ग्लोबल साउथ को, ना ही सिर्फ हमें दूसरों को भी हेल्प मिले। अब देखो आज की डेट में क्या चैलेंजेस है भाई, कैलोरी से न्यूट्रिशन पर हम लोग को शिफ्ट करना है, सिर्फ कैलोरीज पर फोकस नहीं करना कि पेट भर लिया भाई इतनी कैलोरी ले ली, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फूड फोर्टिफिकेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट ये फेलियर है पता है फूड फोर्टिफिकेशन। विटामिन सी वाले चावल को धो दोगे तो विटामिन सी उसका हट जाएगा, किसी काम का बचेगा नहीं। पल्सेस, मिल्क, एग, इन पर जो है वो सब्सिडीज की बात हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए जाए, कोल्ड चेन सिस्टम जो है वो लाओ, ठीक है। इंश्योर करो कि डाइट जो होनी चाहिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, कि भाई लोग जो है वो उसको अफोर्ड कर सके। छोटे किसानों को, महिलाओं को जो है वो सशक्त बनाओ, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, ओबिसिटी को जो है वो टैकल करो, ठीक है।
बस यही था गाइस पूरा ओल्ड टॉपिक, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सुनने वाला ये मेनली जो है वो टॉपिक था। हाँ, शकुरा विज्ञान विनिमय, शकुरा साइंस एक्सचेंज, लिख लो भाई टाइटल। तो हम बात करेंगे एक यूनिक इनिशिएटिव के बारे में जो इंडिया के स्कूल स्टूडेंट्स को जापान के साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर से कनेक्ट करता है। जापान भाई अपने कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जाना जाता है। बहुत बेहतरीन चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जापान में लोगों का खाने का भी तरीका अलग होता है यार। वो स्मॉल प्लेट्स वाले कंसेप्ट पर खाना खाते हैं, इसलिए आप देखते हो कि जापानी लोग कितने फिट और फाइन रहते हैं, लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं भाई, क्योंकि वो अपने फूड पर सबसे ज्यादा जो है वो फोकस करते हैं। और आप वहां पर जापान में ये भी चीज देखोगे, जैसे हमारे यहाँ ट्रेन रुकी नहीं कि ऐसी भगदड़ मचती है, चाहे उतरने में चाहे चढ़ने में। वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं। केंजी करके उनकी कुछ, कॉइनजी ऐसे करके कुछ उनकी वो रहती है यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैंने एक किताब में जो पढ़ा था, वो एक टेक्निक पर बचपन से ही बच्चों को एक टेक्निक सिखाते हैं कि हर एक चीज जो है वो बिल्कुल आराम से एक ऑर्डर में जो है वो करो, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, पेशेंस सिखाते हैं यार। काइंजी ऐसे करके कुछ नाम है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक बहुत पहले मैंने एक किताब में पढ़ा था उनके बारे में, क्योंकि ये अचंभित चीज है ना यार कि वहां पर हर एक चीज इतनी परफेक्ट क्यों है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे क्यों बढ़ रही है। हाँ, बिकॉज वो हर एक चीज माइन्यूट से माइन्यूट चीज पर फोकस करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि ये रिस्पेक्ट करना तो भाई यूएसए ने उनको सिखाया, क्योंकि बीच में बहुत हवा में उड़े थे ये, फिर यूएसए ने जो है वो एक मोटा बॉम्ब फेंका उनके ऊपर और बैंड बजा दी उनकी। बात हंसने वाली नहीं है, बट हंसी इसलिए आती क्योंकि जब ये स्टोरी जब आप पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, तब आपको जो है वो समझ में आएगा कि जापान जो है उसने ईगो में आके जो है वो गलती करी, और उस गलती का परिणाम जो है वो उसके लिए बहुत घातक हुआ। एनीवेज, वो तो जब ये वाला टॉपिक आएगा तब मैं समझाऊंगा उसके बारे में आपको। अभी के लिए आओ जापान की बात करें। तो 34 इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स और 3 सुपरवाइजर्स जापान के लिए रवाना हुए हैं शकुरा साइंस प्रोग्राम 2025 के तहत। तो आपने लिख लिया शकुरा साइंस एक्सचेंज या शकुरा साइंस प्रोग्राम। जापान एशिया, ये भी लिखना, जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस के नाम से भी ये जाना जाता है, ऑफिशियली इसको ये कहते हैं जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस। तो ये ऑफिशियल नाम है, तो ऑफिशियल नाम याद रखिएगा। इसको कंडक्ट करता है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसको कौन कंडक्ट करता है? जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी। जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी। कब लॉन्च हुआ था? नेक्स्ट लाइन में लिखना 2014 में, और इंडिया 2016 से पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था 2016 में। इस साल इंडिया के अलावा इजिप्ट, घाना, केनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और जाम्बिया के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सोचो, हर एक कंट्रीज अपने स्टूडेंट्स को जो है वहां पर भेज रही है जापान में सिखाने के लिए कि देखो भाई कैसे रहते हैं ये लोग, किस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। मेन चीज है भाई कल्चर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना आपकी, उसमें फोकस किया गया था हॉलिस्टिक लर्निंग के ऊपर, इंटीग्रेटेड लर्निंग के ऊपर, और लर्निंग एंजॉयबल होनी चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हर एक स्टेज पे होनी चाहिए कि भाई लोग सीखें जो पढ़ रहे हैं उस चीज से। सिर्फ पढ़ना नहीं है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी उसको अप्लाई करना है। प्रैक्टिकल अप्लाइंग जरूरी है ना। और जापान एक डेवलप्ड और फ्रेंडली कंट्री है, अपनी टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन, कल्चरल हेरिटेज के लिए जानी जाती है। 2016 से अब तक 639 इंडियन स्टूडेंट्स और 93 सुपरवाइजर्स जापान विजिट कर चुके हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो ये सकुरा प्रोग्राम युवाओं में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी प्रमोट करना, ये ऑब्जेक्टिव है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें अब लिखने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपोजर देना जापान की इनोवेशंस के बारे में, कि भाई बिल्कुल जाकर स्टूडेंट्स देखें कि जापान ने क्या इनोवेट किया। ग्लोबल आउटलुक और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, वहां पे जाके स्टूडेंट सीखें कि वहां के कल्चर कैसे हैं। युवाओं का एंगेजमेंट हो, इंडिया जापान बायलैटरल रिलेशंस और मजबूत हो। फ्यूचर लीडर्स प्रिपेयर करना साइंटिफिक नॉलेज के साथ, क्योंकि जब लोग जाएंगे देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यही लोग आगे चल के लीडर्स बनेंगे। फीचर्स इस प्रोग्राम के पास यही होते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म विजिट करवाना जापान में, जापान की यूनिवर्सिटी देखें, वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस देखें, रिसर्च सेंटर्स देखें, लेटेस्ट प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करें टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की,
उनको जापान के डिसिप्लिन, ट्रेडिशन, कल्चर, एटिकेट्स के बारे में पता लगे, है ना, नेटवर्किंग और फ्रेंडशिप हो युवाओं के बीच में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। ठीक है, 34 स्टूडेंट गए, 13 लड़के हैं, 21 लड़कियां हैं, 3 सुपरवाइजर हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, ओडिशा, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, इन सब एरिया से सिलेक्ट किया गया बच्चों को। इनको एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से फ्लैग ऑफ जो है वो किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यानी कि उनको रवाना किया यहां से न्यू दिल्ली में जो एनसीईआरटी का ऑफिस है वहां से। और ऑफिशियल ने इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो बोला कि भाई अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जाओ और जापान के कल्चर, टेक्नोलॉजी को जो है वो देखो और सीखो। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स को कहा गया भाई कि अपने अपने वहां पे कल्चर भी दिखाना, वहां पे जाके नमस्ते करना सभी लोगों को। देखो, स्टूडेंट्स को कहा गया कि भाई वहां पे जाके लोगों को नमस्ते करो, है, जापान की पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन पर टारगेट करना, टाइम पे पहुंचो, आप वेट बिल्कुल मत कराना, लोग बिल्कुल टाइम पर रहते हैं। इंस्पायर हो जाके वहां से कि जापान किस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, और इंडियन कल्चर को भी वैल्यू दो, और साथ ही साथ जापानीज कल्चर को भी अप्रिशिएट करो। ऐसा नहीं कि आप इंडियन कल्चर को ही बस बोले जा रहे हो, उनके कल्चर को हाथ थू कर रहे हो, है ये नहीं करना है ना। स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप यंग एम्बेसडर्स हो इंडिया के, है ना, और आपको सिंसियरली जो है वहां पर चीजों को ऑब्जर्व करना है और बिल्कुल ऐसे रहना है कि भाई कि सामने वाला भी आपकी तारीफ करे। ये नहीं कि परेशान हो जाए कि बच्चे जो हमारे लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे का कान खींच रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोल्डन डोम शील्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट, यूएस प्रेसिडेंट ने अभी गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डिजाइन जो है वो सबके सामने रख दिया। अब वही अब यूएसए करेगा ना यार, अब हर एक कंट्री आज की डेट में नई नई चीजें लेके आ रही है। वो इजराइल का डोम आ चुका है, तो इजराइल का आयरन डोम है ना, यस आयरन डोम इजराइल, ये गोल्डन डोम ले आया, मानेगा नहीं है, ये गोल्डन डोम ले आया। हमारा कौन सा डोम है, कल ही पढ़ाया था, कल के लेक्चर में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, उसका नाम पता होना चाहिए आप लोगों को। हमने भी एक डोम जो है वो लेकर आ गए हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, और अभी उसका पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय पर उसका इस्तेमाल भी हुआ है। कौन सा है, अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उसका जिक्र भी किया था इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, लिख के बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, भाई भूलना नहीं है बिल्कुल चीजों को। तो टोटल प्रोग्राम का इनका बजट है $175 बिलियन का, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएस की टेरिटरी को मिसाइल के खतरे से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेपन्स और क्रूज मिसाइल्स। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा, और इसको इजराइल के आयरन डोम के साथ जो है वो किया गया है। उसी की तरह जो है बनाने की कोशिश करी है, और उससे अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। अभी ये बोल रहे हैं, अभी बना तो है नहीं, बस ये बस नाम इसका बस ध्यान में रखो। तो गोल्डन डोम मल्टी लेयर शील्ड होगी, स्पेस बेस्ड और लैंड बेस्ड इंटरसेप्टर्स इंटीग्रेट होंगे कि स्पेस से भी कोई खतरा आएगा तो भी वो बचाया जा सके। एडवांस सेंसर नेटवर्क इसमें लगाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि मिसाइल को बूस्ट फेज यानी कि लॉन्च के तुरंत बाद मिड कोर्स फेज और टर्मिनल फेज में न्यूट्रलाइज करना। इससे यूएसए को उभरते हुए खतरे से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी। तो कैसे काम करेगा भाई ये गोल्डन डोम? तो देखो, पहली चीज तो क्या है, हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय मिसाइल्स ड्यूरिंग बूस्ट फेज यूजिंग इंटरसेप्टर्स एंड लेजर्स। यानी कि एक बार में हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इतनी क्षमता है, नहीं कि उसको अगर स्पेस से लग रहा है कि स्पेस से हमारे ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से अटैक हो सकता है, तो ये जाकर सैटेलाइट भी उड़ा देगा। ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इंटरसेप्टर जो कैलिफोर्निया और अलास्का में है उसको अपग्रेड किया है इन लोगों ने, जिससे कि मिड फ्लाइट को मिसाइल मिड फ्लाइट को स्टॉप किया जा सके। यानी कि कोई मिसाइल इनकी तरफ आ रही है तो रास्ते में ही उसको बीच में उड़ा दो। फिर एडिशनल लॉन्च साइट इन्होंने शुरू करी है, बता रहे हैं कि ये 3 जो है वो कॉन्टिनेंटल यूएस में और 2 हवाई और अलास्का में ये लेकर आए। फिर इंपॉर्टेंट सिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वहां पर रडार्स लगवाए जा रहे हैं, कॉमन लॉन्चर्स लगवाए जा रहे हैं।
पैट्रियट मिसाइल डिफेंस जैसे सिस्टम्स भी ये लोग लगवा रहे हैं, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इन सब से प्रोटेक्शन जो है वो देने में मदद करेगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये वो बनेगा, बस और कुछ नहीं है यार ये, बट इंपॉर्टेंट था ये वाला टॉपिक, दैट्स इट। नाम बस ध्यान रखना, गोल्डन डोम यूएसए का। ऑपरेशन बिहाली लिख लो, ऑपरेशन बिहाली ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये, आर्मी के पैरा कमांडोज की और जेके पुलिस की, और ये व्हाइट नाइट कॉप्स के अंदर आती है, ये भी लिख लेना। पहला पॉइंट पूरा लिख लो, दूसरा पॉइंट इनकरेक्ट है। ये अभी उधमपुर के बसंतगढ़ एरिया में हुई है, ठीक है, ये उधमपुर के बसंतगढ़ एरिया में ये एक्सरसाइज हुई है, ये ऑपरेशन हुआ है। जश्कर ए मोहम्मद को टारगेट किया गया, हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट्स को नहीं, जायश ए मोहम्मद को टारगेट किया गया। तीसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सर्विलांस कर रहे थे ये जायश ए मोहम्मद टेररिस्ट को और उसको इंटरसेप्ट किया। तो ये ऑपरेशन बिहाली अभी चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो और पैरा कमांडोज ने एक ऑपरेशन किया जिसमें जायश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स थे उनको उड़ा दिया, ऑपरेशन बिहाली। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और साउथ एशिया रीजनल सेंटर, लिख लो भाई। CGIAR एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, पेरू में है ये, ICAR के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है इसने 1975 से। CSARC कहां पर है, यानी कि यही साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडिया में है ये, उत्तर प्रदेश आगरा में, लिख लो, इंडिया में उत्तर प्रदेश आगरा में। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना पोटैटो का। और ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो मेंस का क्वेश्चन जो है वो देने की वाला। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है भाई, डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करना देने की। और यह है ज्ञान सर, और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, ये सब नंबर्स हैं, लिख लो अपने पास और पेड कोर्सेज ज्वाइन करो। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कल संडे वाले दिन एक लेक्चर हम लोग कंडक्ट करेंगे, छोटा सा लेक्चर, 3 टॉपिक्स हैं, मेरे ख्याल से 18 तारीख के छूट गए थे अपने, तो वो मैं आपके कल वाले दिन एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।